ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਵਲੋਦਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। भाजपा के राष्ट्रीय बुलारे गौरव भाटिया ने की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव भाटिया ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिवें कि तुसीं सुनिया होना कि साडी पार्टी के विधायक JP नड्डा ने एक वड्डी महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी है जिस विच प्रमुख ते होर कुछ सवाल चुके गए हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों नहीं चुके गए बल्कि ये सवाल लोगों के दिलों में आ रहे हैं जिन्हां दा सवाल एंटी पार्टी नूं देना चाहिए है। प्रमुखता से कुछ मुद्दे उठाए गए। ये सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी के सवाल नहीं है। ये सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से नहीं उठाए जा रहे, बल्कि ये आज देशवासियों के मन में सवाल है जिनका उत्तर जरूर विपक्षी पार्टियों को देना चाहिए। सबसे पहले तो इस पत्र में देशवासियों को संबोधित करते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है किस तरह भारतीय जनता पार्टी के पास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दूरदर्शिता है, एक सोच है। This vision is for the year 2047 when our country will be celebrating 100 years of independence। और आज जब ये प्रेस वार्ता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक बड़े ही महत्वपूर्ण दौर से निकल रहा है। जब पूरे विश्व में कई ऐसे देश हैं जो कोविड की महामारी में कई परेशानियों का सामना करते हुए कमजोर हुए, भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से इस महामारी के संकट में भी मजबूत होके उभरा। और कहना गलत नहीं होगा कि केवल मजबूत होके खुद नहीं उभरा, पूरे विश्व को दिशा देने का काम किसी ने किया है तो वो भारत ने किया। जो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर कोई परेशानी आई हो और उनकी मदद करने की बात हो तो वो भारत ने ही करी। और ये 8 साल में जो बदलाव आया है, एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी आया है। राजनीतिक बदलाव ये आया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई राजनीति की शुरुआत करी जिसमें सबको जोड़ने की बात थी। अगर कोई कमजोर है तो उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, उसके सम्मान की रक्षा कैसे करी जाए। और जो पहले वोट बैंक की तोड़ो राजनीति होती थी उस पे जोड़ो राजनीति हावी हो गई। पहले धर्म और जात के आधार पे विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी, तोड़ने का काम करती थी। अब आम नागरिक सरकार की तरफ देखता है और वो ये जानता है कि उसको मजबूत करने का काम कोई करेगा तो वो केंद्र की सरकार होगी। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन।
And I'm quoting from the letter, the very line which shows the reality of today's politics. And I quote, Indian politics has undergone a rapid transformation in the last 8 years. The tried, tested, or I should say dusted and rusted approach of vote bank politics, divisive politics, and selective politics is no longer working. Unquote. इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये बहुत बड़ा एक संदेश है विपक्षी पार्टियों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास की राजनीति, जो लाभार्थी हैं वो सक्षम हो रहे हैं, ये विपक्ष की पार्टियों को बहुत अखरता है। और जब अखरता है तो वो सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वो विकास पे तो चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, ये बड़े ईमानदारी से जनता के प्रति समर्पित है और कार्य कर रही है। तो इसलिए नैरेटिव को बदला कैसे जाए, कैसे समाज में फूट डाली जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे सौहार्द बिगाड़ा जाए, कैसे चयनात्मक राजनीति करी जाए, इसका वो आसरा लेते हैं। और अभी 2 दिन पहले विपक्षी पार्टियों ने एक अपील जारी करी थी, जिसके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि खोटी अपील, खोटी नीयत, खोटी कांग्रेस और खोटा विपक्ष। और ये मैं क्यों कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं। उस चिट्ठी में अगर किसी का अपमान किया गया तो भारत के जो नागरिक हैं उनका अपमान किया जा रहा है, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की जा रही है। अगर आप अपील करते हैं तो क्या अपने अंदर नहीं झांकेंगे? इस चिट्ठी में प्रमुखता से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह सवाल पूछा है कि आप करौली राजस्थान पे चुप्पी क्यों साधे। यह देश पूछ रहा है, ऐसी क्या है मजबूरी कि मतलूब अहमद है जरूरी। मुख्य आरोपी एफआईआर में नामजद 16 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं होती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इतनी मजबूर, इतनी निठल्ली, जो चोटिल जनता है वो भी आपसे यह सवाल पूछ रही है कि हमारा कसूर क्या था। हिंदू नववर्ष मना रहे थे, ये कसूर था हमारा। और इसीलिए चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, और हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये विपक्षी दल अपील तो करते हैं, लेकिन जो प्रमुख सवाल है उसका उत्तर नहीं देते। और हद कब हो जाती है मैं आपको बताऊं, जिन सरकारों को कटघरे में खड़ा होना, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, लेकिन उस अपील में हस्ताक्षर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का भी है, जिसकी जवाबदेही है वो हस्ताक्षर कर रहा है और वो आरोप लगा रहा है, लेकिन जिस जिम्मेदारी का निर्वहन उसे करना है संवैधानिक शपथ लेके, वो नहीं कर रहा। ये एक
अजीबोगरीब तरह की नकारात्मक सौहार्द बिगाड़ने वाली राजनीति केवल और केवल विपक्ष, खासकर कांग्रेस, टीएमसी, ये दल कर सकते हैं। और ये भारत, उज्जवल भारत जो आगे बढ़ रहा है, जो मजबूत हो रहा है, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक दूरदर्शी सोच है, इस देश का हित कैसे हो, देश सर्वोपरि। दूसरी तरफ तुच्छ राजनीति करते हुए कांग्रेस की, विपक्षी पार्टियों की सोच है हमारा भला कैसे, हम सत्ता में कैसे आए, हमें देश से कोई लेना देना नहीं। अगर सत्ता में आने के लिए दंगाइयों के साथ खड़ा होना पड़ेगा तो हम हो जाएंगे। अगर किसी दंगाई पे कार्रवाई नहीं करके हमें लाभ होता है राजनीतिक, तो हम वो भी करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, ये जो जोड़ों की राजनीति है, इसके सामने विपक्ष की जो तोड़ों की राजनीति है वो बहुत बौनी हो गई। ये देश बदल गया। यहां वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, अब ये भारत के नागरिकों को स्वीकार नहीं है। वो जवाबदेही चाहता है विपक्ष से, और उसी विपक्ष से जो प्रदेश में सत्तारूढ़ है। ये गैर जिम्मेदार विपक्ष भूल जाता है कि कई प्रदेशों में वो सत्तारूढ़ है और वहां उसको जवाबदेही देनी होगी। किसान मोर्चा ने आशीष मिश्रा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ। संयुक्त किसान मोर्चा ने लाइव कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ने ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ फैसला सुनाया है। जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, उनको जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को जमानत दी थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से उस फैसले का स्वागत करते हुए हम कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं। उसके लिए आज संयुक्त किसान मोर्चे का प्रतिक्रिया रिएक्शन देने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। हमारे बीच इस प्रेस वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके सभी सदस्य जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे। हमारे साथ हैं श्री जोगिंदर सिंह उग्राहा, जो कि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दर्शन पाल, जो कि क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री हन्नन मौला, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप तीनों संयुक्त किसान मोर्चा की जो 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके मेंबर हैं। उनके साथ मैं योगेंद्र यादव, जय किसान आंदोलन की तरफ से, मैं भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं। सो मैं चाहूँगा कि आज की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमारे सभी साथी अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया दें। शुरुआत मैं करूँगा हन्नन मौला जी से, फिर आग्रह करूँगा उग्राहा साहब को, फिर डॉक्टर दर्शन पाल को कि ये 2-2 मिनट में हम अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना रिएक्शन दें। हन्नन मौला साहब। आनंदा। मैं सांबादिक बंधुओं को स्वागत करता हूं और आज के प्रेस वार्ता के जो उद्देश्य है, आप सबको मालूम है कि आज सुबह महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है
जो लखीमपुर खेरी के जो हत्यारा है, जो उसका जो जमानत दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसको दोबारा जेल भेजने के लिए निर्देश दिया है। ये एक बहुत ही उत्साहजनक एक निर्देश है और अदालत और विचार व्यवस्था पर हमारा आंदोलन का, संग्राम का, जनवादी ताकते का जो भरोसा मजबूत हुआ है। एंड उम्मीद है कि इस तरह जब भी प्रशासन, एग्जीक्यूटिव किसी तरह इस तरह गलत करेंगे, गलत आदमी को बचाने का कोशिश करेंगे, तो इसी परिस्थिति में ऐसा अदालत सही समय, सही तरह हस्तक्षेप करते हुए हमारा संविधान और हमारा जनवादी हक को हिफाजत करने का काम करेंगे। ये हमारा, इसमें उम्मीद हमारा बड़ा है। और इस परिस्थिति में उसको जल्दी से जल्दी, अपराधी जो है उसको तो जेल में जाना है, उसका हम उम्मीद है उसको विचार सही ढंग से होगा और उसको जो सजा है हत्यारा को, उसको पूरा सजा मिलेगा। ये किसान आंदोलन का उम्मीद है। और इस हत्या का जो उत्साह दिया था, प्ररोचना दिया था, दिल्ली में मंत्री होके बैठे हैं तो अजय मिश्रा ने, उन्होंने किसान को धमकाया था, उसके बाद उसका बेटा ने ये हत्या का काम करवाया था। इसलिए उसका मंत्री सभा में बर्खास्त होना चाहिए इमीडिएटली। और ये मांग भी हमारा किसान आंदोलन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट के बाद उसको रहने का कोई हक नहीं है मंत्री के रूप में, उसको बर्खास्त होना चाहिए। और नहीं बर्खास्त होगा, इसके लिए भी हमको संयुक्त किसान मोर्चा आने वाला दिन में संग्राम करेंगे। तो इसलिए आज ये जो जजमेंट है, हम इसको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। किसान आंदोलन इस भरोसा से एक जनवादी आंदोलन के हक को आगे बढ़ाने में इस जजमेंट मदद करेंगे, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे श्री हन्नान मौला, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया किसान सभा के। अब मैं सरदार जोगिंदर सिंह उग्राहा को आग्रह करूंगा। आप भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं। प्रेस वाले साथियों, आपका स्वागत है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। अगर आप पहुंचे हैं, जो लखीमपुर खीरी की घटना है, जिस किस्म की वो घटना वापरी है, आंदोलन दौरान वापरी हुई घटना जो है, समाज के सारे लोगों ने उसकी निंदा की है। इतनी दर्दनाक घटना जो वापरी है, मैं 76 ईयर का हो गया, मेरी जिंदगी में एक ऐसी मैं पहली घटना देखी है कि एक हुकूमत का एक मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जय मिश्रा जो पावर में है, उसके कुछ दिन पहले घटना से वो धमकी दे रहा है कि हम एमपी ही नहीं है सिर्फ, और भी कुछ है। और उसके कुछ दिन बाद ये घटना वापर जाती है। उसके अंदर इनका बेटा आशीष मिश्रा, जो उस कत्ल घटना के बीच में शामिल है, जब उसका नाम आ जाता है, लोगों ने उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है। चर्चा है कि जय मिश्रा के बेटे ने इतने लोगों का कत्ल कर दिया। तो जय मिश्रा की स्टेटमेंट आती है कि हमारा बेटा अगर इसमें शामिल होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे तथ्य सबूतों के साथ जय मिश्रा के बेटे, उसको दोषी भी माना गया और एफआईआर में जय मिश्रा को भी दोषी ठहराया गया, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट बीच में ऐड हुई है। हम लोग इस कोशिश में थे कि लखीमपुर खीरी के घटना के सारे दोषी, जो किसी भी बड़े ओहदे पर हैं, छोटे ओहदे पर हैं, जैसे जय मिश्रा जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको ओहदे से बर्खास्त किया जाए और उनके अंदर धारा 120B के तहत जो पर्चा दर्ज है, उसके तहत उनको जेल में भेजा जाए। ऐसा नहीं हुआ। उल्टा एकदम फैसला ऐसा आ गया कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई, जिसके अंदर किसान लोगों के अंदर, जो गरीब लोग थे, उसकी जमानत के साथ उनके अंदर रोष की एक लहर दौड़ी, बहुत बड़ी चर्चा हुई। ऐसा एक अकेला ऐसा नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है कि 2 घटनाएं
उनके जो गवाह थे उनके ऊपर भी उसके इस पीरियड के अंदर अटैक हुआ है। पिछले दिन ही चर्चा में आया हुआ है कि एक दोषी जो इसका दोषी का गवाह था उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अजय मिश्रा अपनी ताकत की दुर्वरतों कर रहे हैं। अपने ओहदे के ऊपर रहकर उसको फौरी बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर जो बनती धारा है उसके तहत उनको भी जेल के अंदर भेजा जाए। ये हमारी लंबे समय से मांग है और हम संघर्ष भी इसके ऊपर कर रहे हैं। और आज के जो अदालत का फैसला है उसकी हम श्लाघा करते हैं। उसकी बहुत चर्चा है, सारे लोगों ने ये चर्चा की है कि लॉ के ऊपर, कोर्ट के ऊपर लोगों का विश्वास बजा है कि ताकत के ऊपर होते हुए भी कोर्ट ने जो उसकी जमानत रद्द की है दोबारा, और फिर हम उसकी जोर से श्लाघा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को जो बनती सजा है वो कोर्ट जरूर उनको देगी। इसी से लोगों का एक लोक राजतंत्र पर, जमहूरियत के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। हम आस करेंगे, हम जब तक अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता और उनको बनती सजा नहीं मिलती, उनको इसके ऊपर हम संघर्ष भी करेंगे, पहले भी किया है, आगे भी करते रहेंगे। और हम लास्ट में फिर जज साहबान का और हमारे वकील साहबान का, जो लोग इनकी पैरवी कर रहे थे, जिसमें मुख्य तौर पर हमारे प्रशांत भूषण जी हैं, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और लोगों की इसी दुआएं उनके साथ हैं और हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिले। शुक्रिया उग्राह साहब। आपने लीगल टीम को भी नोटिस किया। लीगल टीम में प्रशांत भूषण जी और दुष्यंत दवे जी, आप दोनों ने शुरुआत से किसान आंदोलन का सहयोग किया है, समर्थन किया है और इस मामले में न्याय दिलाने के लिए आपने बहुत आगे बढ़ चढ़ के किसानों का सहयोग किया है, उसके लिए विशेष धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर दर्शन पाल से कहूँगा। डॉक्टर दर्शन पाल प्रेसिडेंट हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के। मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो हम सब लोगों को ये जो आज फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बेंच को और पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो ढांचा है उसका धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं कि एक अच्छा फैसला हमारे किसान आंदोलन के लिए आया है। क्योंकि जिस दिन उसकी जमानत हो गई थी उस दिन काफी लोगों को परेशानी हुई थी कि यार कि ये क्या हो गया है देश में जुडिशरी को। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जितनी जल्दी एक ऐसे केस में आया, बहुत लोगों को हैरानी भी हुई थी, परेशानी भी हुई थी और गुस्सा भी आ रहा था। और ये भी कमाल की बात है कि उसी समय एक तरफ यूपी के सरकार को चाहिए था कि वो इस फैसले को चैलेंज करते, उन्होंने कोई ऐसा कोशिश नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो साथियों के नाम लिए, दो सीनियर लॉयर्स दुष्यंत दवे जी और प्रशांत भूषण जी, उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस से ये हमें यकीन दिलाया, खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे वो कि ये बेइंसाफी हुई है, इसके लिए वो लड़ेंगे। और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा केस लड़ने के लिए अपने आप पे अपनी सर्विसेज जो है वो मोर्चे को और उन परिवारों के दी और नतीजा यही हुआ जो आज हुआ है। एक अच्छी खबर आई है कि दोषियों को जमानत की बजाय उनको दोबारा एक सजा जेल में जाके मिलेगी और दोबारा एक हफ्ते का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपने आप को सरेंडर करने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि जो 3 अक्टूबर को जब घटना हुई थी तब पूरे लोगों ने देखा वीडियो में कि कैसे रौंदा गया किसानों को, कैसे लहूलुहान हुए किसान। और उसके बाद ये बहाना लगाया गया कि आशीष मिश्रा टैनी तो किसी रेसलिंग के उसमें थे, प्रोग्राम में थे, जो उसकी एक भी वीडियो कहीं से वो दिखा नहीं पाए कि वो रेसलिंग के प्रोग्राम में थे। दूसरी बात के लगातार जो कोशिश, हमारी कोशिशों के बावजूद भी दोषियों को कोई हरासमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इंटरवीन किया
सिट बनाई, जजों की जिम्मेदारी लगाई, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो हमारी सुनवाई है होने लगी, और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद लगातार इन दोषियों को ये कहा गया कि दिस इज नॉट एन एक्सीडेंटल केस, ये जानबूझ के साजिश के तहत किया गया कत्ल है। तो वो जो साजिश के तहत किया गया कत्ल जो बोला गया, उसके बावजूद भी जिस तरह से उनको जमानत मिली हाई कोर्ट से, वो बहुत हैरानीजनक थी। और दूसरी तरफ हमारे किसान साथियों को अरेस्ट किया गया, हरास किया गया, और वो अभी तक जेल में है, उनकी जमानत की अर्जियों के ऊपर सुनवाई भी नहीं हो रही है, और इधर हाई कोर्ट ने धड़क से उसको जमानत दे दी। ये एक तरह का घटनाक्रम दिखाता था कि कैसे पावरफुल लोग एक तरफ, पैसे वाले लोग एक तरफ, दूसरी तरफ जो जन लोग हैं, जनता है, किसान है, वो उनकी सुनवाई और इधर इनकी सुनवाई में कितना फर्क। वैसे तो एक बात बड़ी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से ही, जैसे ही किसान का मोर्चा लगा था, तब भी ये बात कही थी कि ये किसानों का हक है, वो बैठे हैं। उस समय भी बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह मोर्चे को उठा दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस मोर्चे के समय या मोर्चे के इसके बाद भी जो अभी किया है, एक अच्छा इंटरवेंशन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का अगर रहता है, अगर ये नहीं रहेगा, तो देश के पूरे सिस्टम से विश्वास लोगों का उठता जा रहा था, उठेगा। और सुप्रीम कोर्ट आज के फैसले ने हमारे किसानों में, लोगों में एक ऐसी आशा जगाई है कि हाँ, फैसले में या इंसाफ मिलने में देर तो होती है, एकदम अंधेर नहीं है। और ये जो कोशिश की हमारे साथियों ने, खास करके दुष्यंत दवे जी और प्रशांत भूषण जी ने, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे संयुक्त किसान मोर्चा, उसके संगठनों, किसानों और संघर्ष कर रहे लोगों को एक आशा बंधाई है कि इंसाफ लेने की जो मिलने की देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि इंसाफ नहीं मिल सकता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। आज हम ये अनाउंस करते हैं यहाँ से कि हम जल्दी ही अपनी मीटिंग करके मई फर्स्ट वीक में नेक्स्ट प्रोग्राम ऐलान करेंगे, ऑल इंडिया प्रोग्राम। अगर आशीष मिश्रा टैनी के पिताजी जो हैं, अजय मिश्रा टैनी, जो आज भी गृह मंत्री के ओहदे पर बैठे हैं कैबिनेट में, उनको या तो बर्खास्त किया जाए या खुद इस्तीफा दे दे। क्योंकि जैसे हमने देखा कि कैसे गवाहों की पिटाई की गई, कैसे गवाहों को जो सुरक्षा देनी थी वो भी प्रॉपरली नहीं दी गई, और उसके पीछे एक ही कारण है कि वो पावरफुल व्यक्ति है, जो पावर में पार्टी है उसके वो मिनिस्टर है। और आज के फैसले के बाद इखलाकी तौर पर भी ये बनता है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उनको ओहदे से उतार देना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो हम उसके लिए अब स्पेशली मई फर्स्ट वीक में मीटिंग करके ऑल इंडिया की, उसमें अपना प्रोग्राम अनाउंस करेंगे उसकी बर्खास्त के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर दर्शनपाल। हमारे बीच युद्धवीर सिंह, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, आने वाले थे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, नहीं आ पा रहे हैं। उन्हीं के संगठन के बलजिंदर सिंह जी हैं, बलजिंदर सिंह मान, जो कि लखीमपुर खेरी से हैं। इसलिए विशेष तौर पे हमने उन्हें आमंत्रित किया है। और जब से ये केस चल रहा है, तब से वो पूरे जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके संपर्क में रहे हैं। और हमारी तरफ से, यानी कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम बलजिंदर सिंह जी के माध्यम से तमाम विक्टिम फैमिलीज के साथ कॉन्स्टेंटली टच में हैं। तो वहाँ लखीमपुर खेरी में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है इस वक्त, वो बताने के लिए मैं बलजिंदर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि 2 मिनट में वहाँ लखीमपुर खेरी की स्थिति बताएं, ताकि देश के मीडिया को पता लग सके कि वहाँ पे किस तरह से आज भी आतंक का राज कायम चल रहा है। बलजिंदर सिंह जी, आप अपना म्यूट है जी, आपका फोन आप अनम्यूट कर लो पहले। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਵਲੋਦਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਡਰੋਨਬਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰੀਓਪੋਲ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਰਕਿਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій, та коли будуть введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної самодемілітаризації Російської Федерації. Схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями. Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії. Жодний із ракетних ударів не змінив для Росії ситуацію якось принципово. Та й якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде – це стратегічна безглуздість. Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне – ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в Україні. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обов'язково зробимо. На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами. Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати. Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу, коли вся територія нашої держави буде звільнена. Звільнена від окупантів. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. І я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються, які захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі інші, які протягом всіх цих років і назавжди з Україною. Говорив з президентом Литовської Республіки і другом нашої країни Гітанасом Науседою. Проінформував його про розвиток ситуації в зонах бойових дій та особливо про ситуацію в Маріуполі. Координуємо наші дії, щоб посилити для Росії відповідальність за війну. Також говорив з прем'єр-міністрами Болгарії та Хорватії про створення Росією загрози вільному мореплавству в Чорному морі, про нашу взаємодію на рівні Євросоюзу, про дієву підтримку України та напрацювання рішень для повернення миру. Провів сьогодні важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України. Вже зараз потрібно детально все опрацювати, щоб коли війна завершиться, ми були повністю готові. Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України. Йдеться не тільки про обсяг фізичної роботи, побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відбудову інфраструктури та на оновлення економічних відносин в нашій державі, але й про переосмислення того, як буде розвиватись наша країна
Україна надалі, які галузі можна стати основою зростання після війни, які рішення і ресурси потрібні, щоб збільшити рівень переробки в Україні і не торгувати сировиною, як це було раніше. Які міста стануть локомотивами економічного і технологічного зростання, підтягуючи за собою навколишні райони. Станом на цей час, якщо уважно послухати всі дискусії, які ведуться в нашій країні на різному рівні про післявоєнне відновлення, основна тема в них фактично про гроші. Який пакет фінансів потрібен, щоб відновитись після війни? Але я завжди наголошую, що гроші – це не фундамент для розвитку країни. Ідеї, люди – ось фундамент. А вже коли є ідеї, є наш народ, то починаєш бачити, для чого і в якому обсязі потрібні гроші. Треба мати чітке розуміння того, якою ми бачимо ту чи іншу галузь нашої економіки, який напрямок розвитку очікує від того чи іншого міста, яку користь може принести державі загалом та чи інша інституція. Звичайно, що для малого і середнього бізнесу маємо забезпечити максимально комфортне і вільне середовище з точки зору податків та адміністративних відносин. Звичайно, що цифровізація – це топ-пріоритет. Також топ-пріоритет для нас – це безпека. Оборонний потенціал має бути на новому рівні. Звичайно, що треба довести до результату судову, антикорупційну та інші важливі реформи. Але все це має працювати на конкретне бачення того, якою буде Україна. Якою вона буде через рік після війни, через 5 років після війни, через 10, через 20 років. Що саме буде важливим для наших людей? Що саме буде важливим для глобального бізнесу? Яка кількість робочих місць? І в яких галузях буде доступною для українців. Невід'ємним елементом такого стратегічного бачення є вступ України в Європейський Союз. І в цьому контексті сьогодні відбулася історична подія. Проходимо один з етапів перед вступом в ЄС. Ми передали відповіді на опитувальник, який отримала від Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, та Жозепа Бореля, керівника європейської дипломатії. Кожна держава, яка приєдналася до Євросоюзу, проходила через таку ж процедуру з опитувальником. Різниця лише в тому, що у них це займало роки, у нас трохи більше тижня. Вже найближчим часом ми передамо другу частину відповідей і розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде швидким. Статус кандидата у члени Євросоюзу відкриє для нас безпрецедентні в нашій історії можливості для відновлення і модернізації України. Відповідні переговори про підтримку нашої програми відбудови країни ведемо із країнами на двосторонньому рівні, із міжнародними фінансовими інституціями. Звичайно, будемо по максимуму залучати глобальний бізнес, але ми зацікавлені передусім у тому, щоб робочі місця і додана вартість створювалась в Україні. Тож локалізація буде і надалі важливими для нас процесами. Ввечері підписав традиційний указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 192 військовослужбовця Збройних сил України, 24 з них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна слава кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці. Слава Україні! ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। टीचर को भी वो फीडबैक जाता है, जिसके बाद टीचर एक रिमीडियल एक्सरसाइज कर सकती है अपने छात्र के साथ, और वो भी चेक किया जाता है कि क्या उस रिमीडियल एक्सरसाइज के लिए ई कंटेंट डाउनलोड किया गया, क्या किसी ई कंटेंट को छात्र ने या टीचर ने डाउनलोड किया और उस
उसको और उस लर्निंग आउटकम में प्रोग्रेस करने की कोशिश हुई है कि नहीं। तो ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा, जिसे कहते हैं अलग अलग पैमानों पर डेटा को एनालाइज करके और एक स्ट्रीमलाइन करना और एक असेसमेंट पेश करना सामने, वो भी इस डेटा के जरिए किया जाता है। अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज है कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो डिजिटल रिपोर्ट कार्ड एक बनाया जाता है, और कई लाखों छात्रों का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड आज तक बनाया जा चुका है। और अगर देखें तो सेंट्रलाइज समेटिव और फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए जाते हैं तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए, और जिसमें यूनिफॉर्म टाइम टेबल है, क्वेश्चन पेपर्स और इवैल्यूएशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इससे एक तरीके से देखें तो एक सेंट्रलाइज डेटा आता है जो रिजल्ट का डेटा होता है, और जो कि हर 5 मिलियन स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है जो तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे हैं। तो इनमें से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एग्जीबिशन का निरीक्षण अभी कर रहे हैं, जिस बारे में जान रहे हैं और जिन चीजों के बारे में और जानकारी ले रहे हैं, उनमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। लर्निंग आउटकम, इवैल्यूएशन, ई कंटेंट और दीक्षा प्लेटफॉर्म का अगर हम यूजेज की बात करें तो भी ये बहुत अहम चीज है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में मेघना, जैसा कि आपने बताया कि डिजिटल तरीके से पूरी समीक्षा होती है, पूरा रिव्यू किया जाता है। करीब 3 लाख शिक्षक और 54,000 स्कूल एक तरह से जुड़े हुए हैं इससे। तो क्या हर छात्र को लेकर अलग से एनालिसिस होता है या एक पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है, एक मेथोडोलॉजी का विश्लेषण किया जाता है? मेघना, देखिए ओपी, हर छात्र का इवैल्यूएशन इस सेंटर में मौजूद होता है। हर छात्र का रिपोर्ट कार्ड जो है। पीएम मोदी ने केंद्र ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए, और ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जो तमाम तरह की गतिविधियां उसमें प्रधानमंत्री अपनी भागीदारी कर रहे हैं, और किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए स्कूली शिक्षा को विशेषकर आगे पहुंचाया जा रहा है, नए स्तर पर पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से टारगेटेड मॉनिटरिंग के ज़रिए राज्य का शिक्षा स्तर न सिर्फ बढ़ा है बल्कि नए नए इनोवेशन के ज़रिए ज़्यादा वाइब्रेंट या कहें ज़्यादा संवेदनशील बनाया गया है, ख़ासकर शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए। हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव लगातार बनी हुई हैं। मेघना, जिस तरह से हमने अभी देखा एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के ज़रिए कि टारगेटेड मॉनिटरिंग पे खास कर जोर दिया गया है, जिससे एक समग्र विकास और ख़ासकर शैक्षिक विकास को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसका लाभ हम होता हुआ गुजरात में देख रहे हैं? क्योंकि ये इस तरह की कोशिश है जो बहुत यूनिक है अपने आप में, बहुत ही अनोखी है अपने आप में। इसी और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र से, जहां पे जो डैशबोर्ड है, जो तमाम तरह की सूचनाएं जहां एक जगह वीडियो वॉल पे एकत्रित होती हैं। हेलो 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 हेलो। और हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव भी जुड़ रही हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर डेटा राज्य के अलग अलग हिस्सों से एक जगह एकत्रित होता है, टारगेटेड मॉनिटरिंग के जरिए एक तरह से इस बात का विश्लेषण होता है कि कहाँ किस तरह की मेथोडोलॉजी की ज़रूरत है, किस तरह की मेथड की ज़रूरत है, किस तरह से जो चाहे उपस्थिति की बात हो या फिर जो लर्निंग आउटकम है उसकी बात हो, या फिर जो लर्निंग की जो पूरी प्रक्रिया है, जो सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें तकनीक का कैसे हिस्सेदारी उसकी हो सकती है, कहाँ पे इंटरवेंशन हो सकता है, इसकी बड़ी बारीक मॉनिटरिंग होती है, और उसके आधार पर अलग अलग तरह के कंटेंट का निर्माण किया जाता है, नीतिगत पहल की जाती है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग ब्लॉक से,
अलग अलग स्कूलों से या जो अलग अलग क्लस्टर्स हैं, हर स्तर पे डेटा यहाँ इस विद्या समीक्षा केंद्र तक पहुंचता है। मेघना, अगर आप हमारे साथ जुड़ गई हैं तो हमें ये समझाने की कोशिश करें कि इतनी इस तरह की जो पूरी कोशिश है वो पूरी दुनिया में ही अपने तरह की एक बड़ी यूनिक कोशिश के तौर पर देखी गई, और जिस तरह से हमने इस ऑडियो विजुअल समीक्षा में भी देखा, तमाम तरह की जो दुनिया के अलग अलग जो शिक्षा केंद्रों के जो शैक्षिक प्रक्रिया के जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह की यूनिक पहल के तौर पे इसको रेखांकित किया है। और हम ये देख सकते हैं, ये वो एक डैशबोर्ड या कहें वो जो मॉनिटरिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसका एक आउटपुट हम इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं गांधीनगर के इस विद्या समीक्षा केंद्र में, जहां पे आंकड़े एकत्र होते हैं और ये आंकड़े एक टारगेटेड मॉनिटरिंग का परिणाम है, जो ये दिखाते हैं कि आखिर किस तरह के छात्रों को किस तरह के इलाकों में किस तरह की शैक्षिक प्रक्रिया, किस तरह की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से डिजिटल इंटरवेंशन हो सकता है, किस तरह से डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस तरह से तैयार किया जा सकता है। और ये इस तरह की कोशिश ये दिखाती है कि गुजरात में न सिर्फ ड्रॉप आउट की जो पूरी समस्या है वो खत्म हुई है, बल्कि 100% तक अब यहाँ पे इनरोलमेंट है, और उसका लाभ यहाँ तक ये मिल रहा है कि उस जो बच्चे स्कूल में पहुँचे हैं उनको भी किस तरह की ज़रूरतें हैं, किस तरह से उनका विकास किया जाए शैक्षिक तौर पे, किस तरह से शिक्षक या कहें कि जो पूरी पढ़ाई की प्रणाली है या शिक्षा देने की जो पूरी प्रणाली है, पढ़ाई की जो पूरी प्रणाली है, उसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, उस पर भी मॉनिटरिंग होती है, और नए नए मॉड्यूल, नए नए कंटेंट का भी निर्माण किया जा सकता है। और एक ख़ास बात इसलिए भी ये पूरा केंद्र आज उसकी प्रासंगिकता है क्योंकि हम जानते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म हर क्षेत्र में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और वहाँ पे डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन को आगे ले जा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं विद्या समीक्षा केंद्र में, जिसकी आधारशिला 2019 में रखी गई और उसके बाद लगातार इवॉल्व होता आ रहा है, लगातार अपने आप को नए नए संदर्भों में परिभाषित करता आ रहा है। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और असेसमेंट पे पूरा जोर है, और असेसमेंट के बाद किस तरह से नीतिगत परिवर्तन किए जा सकते हैं, और उसका असर अब हमें गुजरात में देखने को मिल रहा है, विशेषकर जो स्कूली शिक्षा है। तो ये पूरी तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र से, जहाँ पे प्रधानमंत्री आज पहुँचे हैं, और इस बात का जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री की आखिर कैसे नए दौर में नई तकनीक के ज़रिए ज़्यादा वाइब्रेंट या कहें ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है शिक्षा की पूरी प्रणाली को। प्रधानमंत्री, हम जानते हैं उनकी अगुवाई में नई शिक्षा नीति अब पूरे देश में लागू हो रही है, और गुजरात उन राज्यों में से एक है जिन्होंने बड़ी तेज़ी से और बड़े प्रभावी ढंग से नई शिक्षा नीति को लागू किया है, और इसके अलग अलग आयाम हैं। और नई शिक्षा नीति को भी हम देखें तो इसमें खासकर जो डिजिटल शिक्षा है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है, जो अलग अलग तरह के नवाचार को आगे बढ़ा सकती है। और ये विद्या समीक्षा केंद्र भी एक तरह से उसके नमूने के तौर पे उसके एक तरह से हम समझ सकते हैं कि उस तरह की कोशिशों का एक तरह से आउटकम है, एक तरह से उसका परिणाम है, जो सोच प्रधानमंत्री ने सालों पहले रखी थी, और अब उसका परिणाम अब हमारे सामने है। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर से विद्या समीक्षा केंद्र से, जहां प्रधानमंत्री आज अपने गुजरात के 3 दिवसीय दौरे के प्रथम कार्यक्रम के तौर पे, पहले कार्यक्रम के तौर पे आज यहां वो पहुंचे। और हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी वहां पे मौजूद हैं। और 2019 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सोच इसके पीछे यही थी कि जिस तरह से समय बदल रहा है, जिस तरह से जो लगातार निगरानी की जो पूरी प्रक्रिया है, जो एक मैनुअल प्रक्रिया है, उसके आगे बढ़कर समय आधारित या कहें कि रियल टाइम
तरीके से उसकी समीक्षा की जा सके, लगातार आंकड़े इकट्ठा किए जा सके। और ये जो केंद्र है वो एक तरह से छात्रों के लिए समग्र रूप से सीखने के जो परिणाम हैं उनको बढ़ाने के लिए सालाना यानी हर साल 500 करोड़ से अधिक डेटा के सेट जमा करता है। इस समय जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, वहाँ जो मौजूद विशेषज्ञ हैं वो प्रधानमंत्री को इस पूरी प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। अब आप देख भी सकते हैं कि ये जो डेटा एकत्र होते हैं न सिर्फ ज़िलों के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे और अलग अलग जो क्लस्टर बनाए गए हैं उस स्तर पे भी डेटा यहाँ जमा होते हैं। तो बहुत ही बारीक या कहें इंग्लिश का शब्द माइन्यूट तरीके से उसकी समीक्षा की जाती है और जो डेटा एकत्र होता है, जमा होता है, उसे बिग डेटा एनालिटिक्स का वहाँ इस्तेमाल की जाती है। ये बिल्कुल आधुनिक तकनीक है डेटा को एनालाइज या कहें उसको विश्लेषण करने की। और इसमें अब नए ज़माने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होता है और हम जानते हैं आने वाला वक्त जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इसमें एक अलग सहभागिता या कहें इसकी भागीदारी मशीन लर्निंग की भी होती है। और इन तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके एक सार्थक विश्लेषण सामने आता है और उसका नतीजा होता है कि जो नीतियाँ बनती हैं, जो अलग अलग मॉड्यूल बनते हैं, जो अलग अलग तरह के लर्निंग आउटकम के जो अलग अलग उसके पाठ्यक्रम बनता है, जिस तरह से जो शिक्षकों का भी जो प्रशिक्षण होता है उसमें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और ये केंद्र इसलिए भी जाना जाता है कि शिक्षकों और छात्रों की जो दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति है उसे भी ट्रैक किया जाता है। यानी कोई भी जो शैक्षिक तंत्र है वहाँ पे किस तरह से लगातार लोग अलर्ट मोड में रहें, लगातार इस तरीके से देखें कि लगातार उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार उसका भी एक अलग महत्व है ताकि लोग संवेदनशील तरीके से हर वक्त हर स्थिति में इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने और ये पूरा मॉड्यूल या कहें जो पूरी प्रक्रिया है उसको लागू करें। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि छात्रों के सीखने के परिणाम और उसका जो केंद्रीकृत एक सेंट्रलाइज तरीके से योगात्मक और आवधिक मूल्यांकन होता है। यानी लगातार एक समय के बाद उसका विश्लेषण चलता रहता है और जो उसका आउटकम है वो भी प्रसारित किया जाता है, वो भी जो तमाम तरह के हितधारक हैं उन तक ये सारे जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो पहुंचाए जाते हैं। राज्य भर के जो स्कूल हैं, करीब 54,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, वो इस विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़े हुए हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री जो इस पूरी प्रक्रिया का जायज़ा लेते हुए और केंद्र के जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो भी इस पूरी प्रक्रिया से प्रधानमंत्री को अवगत कराते हुए। ख़ास बात यह है कि 2019 में जब इसकी स्थापना की गई उसके बाद से लगातार ये इवॉल्व हो रहा है, लगातार नए नए परिस्थितियों, नए नए तकनीकों का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, वो भी इसमें लगातार इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। और उसका लाभ ये हो रहा है कि आज गुजरात ऐसे राज्य में से एक है जहां 100% एनरोलमेंट है और लगातार उस शैक्षिक प्रणाली की समीक्षा भी हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर से, गुजरात के राजधानी गांधीनगर से, जहाँ पे विद्या समीक्षा केंद्र, जहाँ पे जो लर्निंग आउटकम को लेकर, लर्निंग मॉड्यूल को लेकर जो अलग अलग तरह की मेथोडोलॉजी का विकास है उसे लेकर ये केंद्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कई तरह के ऐप्स का इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया में किया गया है, कई तरह के ई कंटेंट का निर्माण किया गया है और साथ साथ कोशिश इस बात की है कि ई कंटेंट को लेकर किस तरह से छात्र उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से सेल्फ स्टडी की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से ये केंद्र सेल्फ असेसमेंट की पूरी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा सकता है, उसकी भी एक तरह से ये केंद्र जो है नींव रख चुका है, जो अपने आप में पूरी दुनिया में एक अनोखे या कहें एक यूनिक केंद्र के तौर पे अपने आप को स्थापित कर रहा है। और जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये केंद्र अपने आप को परिभाषित करता है एक ऐसे केंद्र के रूप में जो डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन में विश्वास रखता है और अलग अलग तरह के इंडेक्स हैं जिसमें हर स्तर पे
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की भी बात करता है, उसकी भी आगे उसे बढ़ाता है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो लर्निंग है उसको, उसका मार्ग एक तरह से प्रशस्त करता है, उसे आगे ले जाता है। हम जानते हैं आने वाला वक्त किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल पैराडाइम पे आधारित है और अभी से हम उसके परिणाम देख रहे हैं, अभी से उसके तमाम तरह के आउटकम हम देख रहे हैं और ये केंद्र ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि नए तरह के लैब्स, नए तरह के स्कूल, जिनकी संख्या आने वाले वक्त में 50,000 नए स्कूलों की बात की गई है, मिशन ऑफ स्कूल लर्निंग के तहत, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक तरह से टारगेटेड मॉनिटरिंग को बल देता है। उस पूरी प्रक्रिया पे ये विद्या समीक्षा केंद्र बल देता है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से। विद्या समीक्षा केंद्र, प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर यहाँ पहुँचे हैं, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कल एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसकी एक शिलान्यास कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री भागीदारी करेंगे और इसके अलावा कई विकास की परियोजनाओं को भी राज्य के लोगों को समर्पित करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं और ये विद्या समीक्षा केंद्र गांधीनगर, और इस समय जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक डैशबोर्ड की तस्वीरें, या कहें कि ये जहां सारे डेटा राज्य के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग ब्लॉक से पहुंचते हैं और यहाँ पे वो डेटा एक तरह से आप देख सकते हैं। अब एक तरफ आप मैप भी देख सकते हैं गुजरात का, जहाँ अलग अलग केंद्रों से अलग अलग रंगों में कुछ गोल घेरे बने हुए हैं, जिसका मतलब यही है कि किस तरह की स्थितियां वहाँ पे बन रही हैं, किस तरह के वहाँ से फीडबैक आ रहा है, आखिर उसका मतलब क्या है, और उन डेटा का एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है। और इस जो डेटा का एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है उसका ख़ास बात है कि जो नई तकनीकें हैं, जो बिग डेटा एनालिटिक्स की हम बात करते हैं, उसका इस्तेमाल होता है और ख़ासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी इस्तेमाल होता है और मशीन लर्निंग का उपयोग कर जो बड़ा डेटा है, जो 500 करोड़ से अधिक डेटा के सेट एकत्र होते हैं हर साल, उनका एक तरह से विश्लेषण होता है। और ये विश्लेषण इसलिए ज़रूरी है ताकि जो नीतियां बने, जो पूरा मॉड्यूल बने शिक्षा का, उसमें उसकी एक बड़ी भागीदारी होती है। और ये जोर देता है ये केंद्र कि किस तरह से डेटा यानी आंकड़ों के आधार पे नीतियां बने और सिर्फ डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जा सके। और अलग अलग तरह के इंडेक्स, जो परफॉर्मेंस इंडेक्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये परफॉर्मेंस इंडेक्स न सिर्फ छात्रों का है बल्कि शिक्षकों का है, स्कूल की पूरी प्रक्रिया है उसका डेटा है, जिसका अलग अलग तरह के इंडेक्स हैं। और इस पूरे मिशन को, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यानी जो एक्सीलेंस के जो केंद्र हैं वो कोई एक जगह तक न सिमटे रहें बल्कि पूरे राज्य तक उनका विस्तार हो, और इसमें ये केंद्र मदद करता है। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो ये केंद्र इस तरह की लक्ष्य रखता है कि आने वाले वक्त में 50,000 नए स्कूल खोले जाएं जो नए तरह के आउटकम, लर्निंग आउटकम पे काम करे। साथ साथ नए लैब्स बनाए जाएं। ये लैब्स अलग अलग विषयों के हो सकते हैं, न सिर्फ विज्ञान के बल्कि अलग अलग विषयों के हो सकते हैं। और उन तमाम पूरी प्रक्रिया में जो नई स्थापनाएं की जाएंगी उसमें टारगेटेड मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो। और ये टारगेटेड मॉनिटरिंग इस वक्त हम देख भी रहे हैं और अलग अलग डेटा हम इस समय इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री बेहद तल्लीनता के साथ, बेहद संजीदगी के साथ इस पूरी प्रक्रिया को समझते हुए, और जो विद्या समीक्षा केंद्र में मौजूद विशेषज्ञ हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और वो प्रधानमंत्री को इस पूरी प्रक्रिया से अवगत कराते हुए, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी वहाँ मौजूद हैं। पिछले सालों में गुजरात ऐसे राज्य के रूप में उभरा है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार को आगे बढ़ाया है और जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल खास कर किया गया है। मसलन यही विद्या समीक्षा केंद्र है, इसमें नए नए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और 2019 में अपनी स्थापना के बाद से एक इवॉल्विंग
या कहें कि अपने आप को नए तरह से परिभाषित कर रहा है, क्योंकि नए नए तरह के सॉफ्टवेयर, नए नए तरह के विश्लेषण के तकनीक है उसको भी समाहित कर रहा है। और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक एक बहुत बड़ा रेंज है, ये क्या कहें कि बहुत बड़ी इसकी परिधि है जिस पे निगाह रखता है ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के तहत। और ये जो इस वक्त जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, कोशिश इस बात की यही है इस केंद्र की कि जो एक्सीलेंस के सेंटर हैं वो एक जगह सिमटे न रहें, वो राज्य के अलग अलग स्कूलों, अलग अलग जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वहां तक पहुंचे। 2019 में जब विद्या समीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी गई और उसके बाद कोशिश इस बात की हुई कि उस समय मौजूद जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है उसका समावेश किया जाए। श्री राजश्री बहन। अंबाजी से शुरू हो रहा है। जी सर। चलिए, जय मां अम्बे। जय मां अम्बे सर। हाँ, बताइए राजश्री बहन, क्या अनुभव है आपका? माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री, नमस्कार। मैं राजश्री पटेल, हेड टीचर, खैरोज अनुपम प्राथमिक शाला, तहसील दाता, बनासकांठा जिले से आपके सामने उपस्थित हूँ। राजश्री बहन, ये जो नई पीढ़ी है उनके लिए तो टेक्नोलॉजी जरा सरल होती है, आप लोगों को इन चीज़ों में कितनी रुचि बनती है? सर, मैं हमारे वहाँ की बात बताऊँ तो सर, हमारे वहाँ कोरोना काल में शाला बंद थी पर शिक्षा नहीं। हमारे सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें अटेंड की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री, हमारे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म से और QR कोड वाले एनर्जाइज्ड पाठ्य पुस्तकों से भी बच्चों ने पढ़ाई की। ये जितने बच्चे वहाँ बैठे हैं, मैं उनको जरा पूछूं कि बताइए भाई, दीक्षा पोर्टल पर कितने लोग जुड़े हुए हैं? जरा हाथ ऊपर करें। यस सर, हमारे बच्चे जरूर करेंगे। बेटा हैंड्स अप करो। हमारे स्कूल में हम जी शाला ऐप यूज करते हैं ना, दीक्षा पोर्टल यूज करते हैं। कोई बताएंगे मुझे स्टूडेंट्स में से क्या अनुभव आता है उनका? क्या सर, तकलीफ होती है, क्या को अच्छा लगता है? वरना ऐसा करते होंगे, जाते होंगे दीक्षा पोर्टल पे और फिर कहीं और चले जाते होंगे। सर, हमारे दीक्षा पोर्टल का जो कंटेंट वो उतना इंटरेस्टिंग है वीडियोस वाला कि बच्चे, हमारे अभिभावकों से हमें पता चला कि बच्चे ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हैं। बच्चों ने और ऐप्स या और ये जो गेम्स है वो यूज़ करना बंद कर दिया। आपको स्वयं को ये व्यवस्था के कारण बच्चों की तरफ ध्यान देने का बोझ बढ़ गया है कि भाई लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है, हर दिन रिपोर्ट जा रही है, फिर एनालिसिस हो रहा है, ये सरदर्द कहाँ से आ गया, ऐसा लगता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं, आपके टीचर के चेहरे से तो मुझे लगता है उनके चेहरे से मुझे लगता है कि ये उनके लिए मुसीबत का कारण है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारे टीचर्स तो बहुत प्रोत्साहित हुए कि ये डिजिटलाइज्ड वर्क से हमारा मैक्सिमम टाइम बच गया। जो वर्क हम टाइम हमारा ज्यादा स्पेंड नहीं, सवाल वो तो गवर्नेंस का विषय हो गया, वो ठीक है, अच्छी बात है, आपका समय बच गया। सवाल है कि भाई बच्चों को जब पूछते हैं कि भाई गुजराती लिखने में कितने सक्षम हैं, पढ़ने में कितने सक्षम हैं, और जब उसका आप चार्ट भरते हैं तो मन में रहता तो है कि भाई सच तो बोलना ही पड़ेगा। अब हालत क्या है नीचे, तो प्रेशर तो रहता होगा। सर, अभी की बात करूँ ना तो अभी हमारे पास रीड अलोंग ऐप है, तो उससे बच्चे अभी गुजराती और इंग्लिश की लैंग्वेज में महारत हासिल कर रहे हैं। वो एक ऐसा ऐप है कि जिसमें बच्चे स्वयं शिक्षा लेते हैं, उसमें पॉइंट्स, उसमें गेम्स भी है, बच्चे उससे पॉइंट्स एक्वायर करते हैं। तो ये भी हमें हेल्प, सब्स्टिट्यूट हेल्प भी है हमें। कोई स्टूडेंट से बात हो सकती है? यस सर, श्योर। हाँ,
नमस्ते माननीय वड़ा प्रधान साहेब श्री, मैं अशरूफा बहान यूनुसभाई खेरोच अनुपम प्राथमिक शाला में कक्षा 7 में अभ्यास करती हूँ। क्या नाम बताया? अशरूफा बहान यूनुसभाई। अच्छा, क्या आपको क्या फायदा है उससे, ये जो नई नई व्यवस्थाएं आ रही है? पहले भी लोग चिल्लाते थे कि बच्चों पर बर्डन बढ़ रहा है, अब ये मोदी जी नई नई चीजें ले आ रहे हैं तो और बर्डन बढ़ रहा है। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खेलने के लिए समय मिलता है क्या? हाँ सर। लगता तो नहीं तुम्हारे शरीर से कि तुम खेलती हो। न खेलती हो न खाती हो। तुम्हारा कितना नंबर आता है क्लास में? फर्स्ट। इसलिए तुम्हें खड़ा कर दिया हैं? तो स्कूल में जब भी कोई काम होता होगा सब तुम्हें ही खड़ा कर देते होंगे। हाँ सर। ऐसा ही होता है ना? हाँ, तो फिर पढ़ाई पे कब ध्यान देती हो? पढ़ती हूँ सर। पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, कभी टीचर नहीं आए तो क्या करते हो? स्मार्ट क्लास ज्ञानपुर से हम पढ़ते हैं, टीचर नहीं नहीं, मान लीजिए वो टीचर नहीं आए तो उनका ये रिकॉर्ड कौन भरता है, क्या व्यवस्था करते हैं? आप स्टूडेंट को पता होता है इन्होंने आज आपके टीचर ने ये भर दिया है? नहीं सर। नहीं, जब का समाचार आता होगा कि घर में, जैसा मुझे अभी रिपोर्ट कर किया गया कि हम बच्चों के माता पिता को भी सूचना कर सकते हैं, तो आप अगर वीक हैं तो उन माँ बाप के पास जाता होगा तो फिर घर में कान पकड़ते होंगे। फिर आपको लगता होगा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है तो पीछे पड़ जाते हैं, चलो प्राइवेट स्कूल में चले जाएं। ऐसा तो नहीं होता है? मुझे ऐसा लगता है। कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए बैठिए। थैंक यू सर। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी। ओके सर। अब आगे इसी स्कूल के सीआरसी कोऑर्डिनेटर श्री जयेश भाई से अनुरोध करूंगा, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, आधुनिक भारतना माननीय प्रधानमंत्री श्री, હું અંબાજીથી सीआरसी कोऑर्डिनेटर जयेशભાઈ पटेल आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बताइए, अपना अनुभव बताइए। इस व्यवस्था के कारण जिन जिन स्कूलों में आपको कोऑर्डिनेट करना होता होगा वहाँ एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, रिस्पांस क्या आ रहा है? सर बहुत बढ़िया रिस्पांस है। इस नई टेक्नोलॉजी से सर मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। कैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले क्या हुआ था सर, पेपरलेस कामगिरी नहीं थी तो उसको बहुत टाइम उसमें जाता था। पेपर लिखने में जो फॉर्म जो हम स्कूल की मुलाकात करते थे ना, वही पे फॉर्म भरने में ज़्यादा समय लगता था। अब क्या हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से हमको एक टैबलेट दिया गया है, उसमें स्कूल मॉनिटरिंग ऐप डाली गई है। उस ऐप में विद्या समीक्षा केंद्र से एक टूर डायरी जनरेट होती है। उस टूर डायरी की मुताबिक हमें स्कूल में जाना होता है। अब सर क्या है कि स्कूल में जाते ही समय हम विद्या समीक्षा केंद्र से ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे टैबलेट में शो करती है। वो टैबलेट के जो ऑनलाइन अटेंडेंस शो करती है तो हम वहीं पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि स्कूल में कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने टीचर प्रेजेंट है। वहीं से फ़ायदा हुआ है। और सर क्या मैं बताऊं कि जब हम वर्गखंड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो विद्या समीक्षा केंद्र से लाइव वीडियो कॉल भी आता है। वहीं से भी तज्ञ हमको मार्गदर्शन करते हैं। वहीं पे वो स्कूल क्लास ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और हमको मार्गदर्शन भी करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं इसमें एक और विषय जोड़ने की कोशिश करूं तो ये आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि संभव होगा क्या, क्योंकि आप लोग पिछले 2 साल से इसके साथ माथापच्ची कर रहे हैं तो आपको ध्यान में आया होगा। हम लोग पोषण अभियान चला रहे हैं। पोषण अभियान के संबंध में ही मानो अपन ऐसा ही चार्ट बना दें। हाँ सर। और उसमें बच्चों को ही कहें कि भाई ये खाने से इतनी कैलोरी, ये खाने से इतनी कैलोरी, तुम्हें दिन में इतनी कैलोरी तुम्हारे शरीर में जानी चाहिए। और वो टिक मार करेगी, मैंने आज ये खाया था, ये खाया था, ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, नहीं खाया।
और उसके कारण मुझे जो कैलोरी थी वो सफिशिएंट मैंने नहीं ली है। वो बच्चे को खुद समझ आ जाए वैसा अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, मुझे तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं तो तुरंत इसमें एक चीज़ और जोड़ दूंगा, लेकिन क्या हमारे टीचर्स बच्चों को इसके लिए तैयार कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। और आपको बताना चाहूँगा सर, आपने अंबाजी में ही 2005 में दूध संजीवनी योजना जो आपने लॉन्च की थी, उससे हमारे ट्राइबल विस्तार में बहुत फायदा हुआ है सर। सब बच्चों की तंदुरुस्ती बहुत ही हेल्दी है सर। इसका तो मैंने शरीर देखा, अभी मुझे चिंता हो गई। सब बच्चे वो योजना से बहुत खुश है सर, आप पूछ सकते हैं सर। दूध संजीवनी उसको नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं, आप लोग सोचिए कि इसका अगर प्रोग्रामिंग करना है, हर एक इलाके में खाना अलग होता है, अलग प्रकार से होता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा, उससे कारण क्या होगा, सब सेंसिटाइज होंगे कि भाई एक इंडिविजुअल बच्चे के लेवल पे कितना। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।